Good afternoon, students. So, in macroeconomics, in our chapter number 1, national income and related aggregates, we are on the alphabet C now today. Till now, we have discussed the basic concepts in macroeconomics and national income and related aggregates. So, we know there are total 8 aggregates. Out of that 8 aggregates, national income is equal to NNPFC, NNP at factor cost. Net national product at factor cost is our national income. Now the alphabet number C that you need to give heading is C, methods of calculating national income. So the third alphabet or the third heading of the chapter is methods of calculating national income. Now we have three method here: income method, expenditure method and value added method. Out of this three method, today we are going to discuss first method is income method. So I will tell you a little bit about all the three method. इनकम मेथड में क्या होगा, हम इनकम ऐड कर लेंगे. नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए आपको तीन मेथड है: इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड या तो प्रोडक्ट मेथड. इनकम मेथड में हम सारे लोगों की इनकम ऐड कर लेंगे. इकोनॉमी में, कंट्री में जितने भी लोग हैं सबकी इनकम को अगर टोटल कर ले तो नेशनल इनकम मिल जाएगा. सेकंड एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या करेंगे, सबके एक्सपेंडिचर का टोटल करेंगे. अब आप पूछो कि नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर का टोटल क्यों करेंगे, क्योंकि एक पर्सन का एक्सपेंडिचर किसी का इनकम बन जाता है. तो सेकंड अप्रोच इज वी विल डू द टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एवरीबडी. तो इनकम मेथड हो गया, एक्सपेंडिचर मेथड हो गया, दोनों से आंसर सेम आएगा. थर्ड मेथड क्या है, प्रोडक्ट मेथड. इन दैट मेथड वी विल एक्चुअली कैलकुलेट के टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ गुड्स और सर्विसेज का. तो इन द थर्ड मेथड वी विल कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी. तो ये मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताया तीनों मेथड के बारे में. हमको तीनों मेथड डिटेल में समझनी है और तीनों मेथड के ऊपर से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने हैं. आज का हमारा टास्क है, हम इनकम मेथड को ये चार्ट के थ्रू समझेंगे एंड टुडे वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस इनकम मेथड ओनली. Right, so let us focus on the income method only. So this income method means we will add the income of everybody in the economy. तो इनकम को ऐड करने के लिए हमको यहाँ पर तीन ब्रॉड क्लासीफाई किया है. मैंने तीन पार्ट में क्लासीफाई किया है. ये चार्ट को आपको इसी तरह से याद रखना है. अब ये आपको इनकम मेथड आपको क्या देगा, एनडीपीएफसी देगा. अब आप बोलोगे नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, नेशनल इनकम का मतलब तो ये नहीं होता है. नेशनल इनकम का मतलब तो होता है एनएनपीएफसी, राइट, यस. पर ये आपको देगा एनडीपीएफसी. तो फिर आप पूछोगे नेशनल इनकम कैसे मिलेगा, तो हम कन्वर्ट कर लेंगे. व्हाट वी विल गेट फ्रॉम दिस मेथड, वी विल गेट एनडीपीएफसी. और एक बार आपको एनडीपीएफसी मिल गया तो फिर आप कन्वर्ट कर सकते हो ना. वी हैव डन सो मेनी क्वेश्चन कि आपको 8 में से सिर्फ एक चीज़ पता चल जाए तो आप बाकी का कोई भी कैलकुलेट कर सकते हो. तो अगर आपको नेशनल इनकम निकालना होगा तो आप एनडीपीएफसी को कन्वर्ट किस में कर लोगे, एनएनपीएफसी में. या तो और कोई भी कैलकुलेट करना, कोई भी चीज़ चाहिए, यू कैन ईजिली कन्वर्ट इट. सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर हियर इज दिस इनकम मेथड विल गिव मी एनडीपीएफसी. इनकम मेथड मुझे क्या देगा, एनडीपीएफसी देगा. दैट इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नोट डाउन. ओके, अब ये तीन पार्ट इनकम मुझे पूरे कंट्री के सारे लोगों की इनकम का मुझे टोटल कर लेना है. तो टोटल अभी आप देखो, कोई भी इनकम कैसे अर्न करता है. नॉर्मली आपको अर्न करने वाले लोग, आपके पास क्या ऑप्शन है, कैसे लोग अर्निंग करते हैं, या तो वो जॉब करेगा या तो बिजनेस करेगा. राइट और रॉन्ग, mainly there are two ways. Either he will do job or he will do his own business. तो यहाँ पर जॉब वालों के लिए ये कैटेगरी है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. जितने भी लोगों को सैलरी मिलता है सारे लोग ये कैटेगरी में फॉल करेंगे.
जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर आ गया प्रॉफिट, यहाँ पर लिखा है मैंने, प्रॉफिट इज वन ऑफ द कंपोनेंट। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में प्रॉफिट आ गया, जो बिजनेस कर रहे हैं वो उनको मिलेगा प्रॉफिट। और यहाँ पर एक कैटेगरी है मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिक्स काम करते हैं, कुछ जॉब भी करते हैं, थोड़ा बिजनेस भी करते हैं, थोड़ा रेंट भी अर्न करते हैं, सो उनकी मिक्स इनकम होती है। तो ऐसे लोगों को यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी में आइडेंटिफाई किया। तो आपको ये 3 कैटेगरी याद रखनी है। पहली कैटेगरी का हेडिंग है मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जो लोग अपना सेल्फ एम्प्लॉयड काम करते हैं, जो मिक्स इनकम होती है, उनकी अलग अलग सोर्सेस में से इनकम होती है। सो फर्स्ट कैटेगरी इज मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सेकंड इज कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आपके पास सारे लोग जिनको सैलरी मिलता है, सैलरी इनकम जिनकी होती है वो सबको आपको यहाँ पर आएगा। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, तो सैलरी उनको रेम्यूनरेशन किस फॉर्म में मिलेगा? इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी और इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। तो इसमें सैलरी आएगा, वेजेस आएगा, बोनस इन द वॉट एवर नेम, कोई भी नाम से होगा, वो दिवाली बोनस होगा या कोई भी नाम से वॉट एवर उसको मिल रहा है बोनस, तो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कंपेंसेशन। देन ऑल अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या होते हैं? इट इज अ पार्ट ऑफ सैलरी ओनली, बट अलग अलग नाम से दिए जाते हैं। समटाइम इट इज गिवन एज अ डियरनेस अलाउंसेस इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल। देन लीव ट्रैवल कंसेशन और एनी काइंड ऑफ अलाउंसेस, एनी मेडिकल अलाउंसेस, एजुकेशन अलाउंसेस, कोई भी अलग अलग नाम से अलाउंसेस, बट ये सैलरी का ही पार्ट है। इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ अलाउंसेस, तो ये भी यहाँ पर आएगा आपका अलाउंसेस। एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या होती है? जैसे कि आपका पीएफ हो गया, पीएफ या तो एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करा दिया। अब इसमें क्या होता है कि जैसे पीएफ, इफ आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ पीएफ, तो प्रोविडेंट फंड आपने सुना होगा। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? जो भी सैलरी मिलती है एम्प्लॉय को, सैलरी में से कुछ पार्ट उसका कट जाता है और वो अमाउंट उसका चला जाता है पीएफ में, उसका प्रोविडेंट फंड में चला जाता है। तो वो जो उसका खुद का पैसा कटा है सैलरी में से, वो कहेंगे एम्प्लॉयज शेयर या तो एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉय अपना उसकी सैलरी में से उसका पैसा कट गया और वो पीएफ में चला गया, वो होता है एम्प्लॉयज शेयर। पर यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर क्या लिखा है? एम्प्लॉयर्स शेयर। अब इसमें होता क्या है? जितना पैसा एम्प्लॉय का कटता है उतना ही पैसा एम्प्लॉयर, मतलब जो उसका बॉस है, वो भी उतना ही अमाउंट उसमें कंट्रीब्यूट करता है पीएफ में। तो एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलता है। ये पीएफ का बेनिफिट कब मिलता है? रिटायरमेंट के बाद उसको पैसा मिलता है। तो इसमें पैसा एम्प्लॉय का भी कटता है और उसका बॉस भी कुछ पैसा डालता है उसमें, तो इट इज अ बेनिफिट। तो यहाँ पर हम कौन सा वाला लेंगे? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब जो बॉस ने पैसा डाला है, कंट्रीब्यूट किया है, दैट एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन वी विल टेक। सो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी सोशल सिक्योरिटी स्कीम विल बिकम द पार्ट ऑफ कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय का उसका खुद का कंट्रीब्यूशन नहीं, क्योंकि वो तो यहाँ पर हमने सैलरी में पूरी उसकी ले लेंगे सैलरी, वी विल काउंट द सैलरी फुल। सो जो उसका खुद का पैसा कटा है, दैट इज नॉट एडिशनल बेनिफिट, सो दैट वी विल नॉट टेक हियर। व्हाट इज द एडिशनल बेनिफिट फॉर हिम इज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर आपको याद ये रखना है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। आपको क्वेश्चन में दोनों दिया जाएगा, एम्प्लॉयर भी और एम्प्लॉय भी। आपको कौन सा लेना है यहाँ पर? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, लाइक पीएफ हो गया, पेंशन हो गया, ऐसी जो भी सिक्योरिटी स्कीम में एम्प्लॉयर अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, सो दैट विल बिकम द पार्ट। तो ये आपका सेकंड कैटेगरी हो गया, दैट इज कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज, उसमें ये सब चीजें आएगी। नाउ द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। यहाँ पर आपकी कंपनीज वगैरह जो होती है, क्योंकि कंट्री में तो लोग तो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, लोग बिजनेस कर रहे हैं, उसका इनकम यहाँ चलो मिक्स इनकम में चला गया। लोग अगर जॉब कर रहे हैं उनका यहाँ पर आ गया, सैलरी उनको मिल रहा है, दैट उनकी इनकम यहाँ काउंट हो गई। अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनका इनकम कहाँ कंसिडर होगा? तो यहाँ पर ये उनके लिए कैटेगरी बनाया है। इसमें भी देखो यहाँ पर 4 चीजें हैं, सिर्फ 4 चीजें। ऑपरेटिंग सरप्लस में देर आर ओनली 4 आइटम, बट वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज रेंट, रेंट का इनकम, कोई भी अर्न कर रहा हो, रेंट का इनकम है, सो दैट विल गो हियर, ऑपरेटिंग सरप्लस में आएगा रेंट। सेकंड इज रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है? अगर
किसी ने अपना कोई पेटेंट वगैरह सेल किया है, अगर कोई ऑथर है फॉर एग्जांपल, उसने अपनी बुक को पब्लिश करने का राइट दिया है किसी पब्लिशर को, तो वो पब्लिशर जितनी बुक पब्लिश करेगा उसको ऑथर को रॉयल्टी मिलेगा। सो रॉयल्टी इज अ इनकम। अगर आपने कोई साइंटिस्ट है, उसने मेडिसिन बनाने का फॉर्मूला किसी फार्मा कंपनी को सेल किया है, तो वो फार्मा कंपनी उसको रॉयल्टी देगा। सो फार्मा कंपनी विल गिव द रॉयल्टी टू दैट साइंटिस्ट। तो दिस इज अ रॉयल्टी। देन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपको पता है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, यानी अगर कोई भी इंटरेस्ट का इनकम है, बैंक अर्न करती है इंटरेस्ट नॉर्मली, या और कोई भी इंटरेस्ट का इनकम है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। एंड द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रॉफिट। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब हर वो बड़ी कंपनी बिजनेस जो कर रहा है उसका प्रॉफिट, तो यहाँ पर प्रॉफिट आ गया। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में 4 चीजें आपको याद रखनी है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। आई विल गिव यू जस्ट ओवरव्यू। सेल्फ मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, देन ऑपरेटिंग सरप्लस में आएगा आपका रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ये सबको ऐड करूंगा ना मैं, ये सबको मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एनडीपीएफसी। और अभी भी नेशनल इनकम नहीं मिला है, क्या मिला है मुझे, एनडीपीएफसी मिला है। उसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा फिर एनएनपीएफसी में, तब मुझे नेशनल इनकम मिलेगा। तो अभी आपको ये पूरा चार्ट अच्छे से याद करना है। और जाने से पहले लास्ट अबाउट प्रॉफिट। प्रॉफिट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूं मैं कि प्रॉफिट का क्या होता है। देखो कंपनी में क्या होता है कि प्रॉफिट जो कंपनी अर्न करती है उसमें से क्या करती है, टैक्स पे करती है, तो माइनस कॉर्पोरेट टैक्स। फिर जो पैसा बच जाता है उसमें से कंपनी क्या करती है, डिविडेंड देती है। डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद कुछ पैसा अपने पास रख लेती है, सारा का सारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देती है। तो थोड़ा जो पैसा बचा लेगी कंपनी, वो रहेगा रिटेन अर्निंग। अब आपको मैं बताऊं, अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट नहीं दिया है मगर ये तीनों चीजें दी है आपको, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग, तो अगर मैं ये तीनों का टोटल करूंगा ना तो आई विल गेट द प्रॉफिट। तो या तो अगर प्रॉफिट क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया है तो ठीक है, पर अगर प्रॉफिट नहीं दिया है तो नीचे फॉर्मूला लिखा है मैंने, प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग, मतलब ये तीनों का टोटल, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग। तो प्रॉफिट के बारे में आपको ध्यान रखना है, प्रॉफिट अगर डायरेक्टली दे दिया है तो ठीक है, अगर प्रॉफिट आपको डायरेक्टली सीधा सीधा क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, 3 चीजों को टोटल करना है। किसको, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटर्न अर्निंग, ये तीनों को टोटल करोगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आपको प्रॉफिट भी दिया है और ये 3 में से भी कुछ अगर दिया है तो फिर आपको सिर्फ प्रॉफिट को कंसीडर करना है, बाकी ये सबको इग्नोर करना है, बाकी ये सबको इग्नोर करना है। तो प्रॉफिट इफ इट इज डायरेक्टली गिवन we will take the profit. If profit is not given, profit is the total of 3 thing, you will take these 3 thing, right? And if this 3 thing is also given and profit is also given, then we will consider profit, and this amount of any of the 3 item we will ignore. So your today's task is just to remember this chart. I will send the pic also. This is your income method. I am not solving any numerical question today. I am not giving any question also on homework. From next session we will solve the numerical question on the basis of this income method and on the basis of this chart only. So before next session, it is must for you to go through the entire chart and you should remember each and every item of this chart. So from next session we will do some numerical question on the income method. Okay, thank you.